आलोक श्रीवास्तव जी का एक शेर है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। इस शेर को चरितार्थ करने वाले, मौजूदा हालात पर व्यंग्यात्मक शैली में कमेंट लिखने वाले और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तथा सामाजिक मुद्दों एवं आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे साथ आज मयंक यादव जी हैं, जिनसे आज हम देश के तमाम मुद्दों पर और मौजूदा हालात पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी आपका। और द सोशल डाइस शो पर आज हम बात करेंगे मयंक यादव जी के साथ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं सर। कैसी रही आपकी जर्नी प्राइमरी एजुकेशन से लेके फिर बम्बई तक? तो कहाँ से शुरुआत हुई इन सारी चीज़ों की? मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश की एक छोटा सा एक कस्बा है शिकोहाबाद और वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। प्राइमरी एजुकेशन वगैरह सब वहीं पे हुई और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चला गया या यूँ कहें कि भेज दिया गया। अच्छा। तो इंजीनियरिंग करने के लिए मैं चला गया और उसके बाद उसी दौरान मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं बहुत ही ख़राब इंजीनियर बनने वाला हूँ और उसी टाइम तय किया कि इंजीनियरिंग लाइन से अलग होना है। खैर चूंकि एडमिशन ले चुका था तो किसी तरह से पूरी की इंजीनियरिंग, और वो मेरे साथी पे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैंने कैसे इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं था इसलिए आपने वकालत कर ली। स्कोप इंजीनियरिंग हो सकता है शायद मुझ में नहीं था उस टाइम पर, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग से मैंने अलग होने का फैसला किया। डिग्री मैंने कंप्लीट करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं यहाँ आया, दिल्ली आया, तैयारी वगैरह की, कुछ टाइम पढ़ना लिखना शुरू किया और उसके बाद ही मैंने सही मायने में देखा जाए तो पढ़ाई की और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, एलएलबी में एडमिशन लिया और उसी दौरान थोड़ा थोड़ा एक सामाजिक मुद्दों से जुड़ाव तो पहले ही था, लेकिन फिर शामिल होने लगा कई तरह के कार्यक्रमों में। यहाँ से इंजीनियर लॉ कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं चला गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई एलएलएम करने, और उसके बाद फिर यहाँ वापसी दिल्ली हुई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप वकालत कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ टाइम सोचा था कि पीएचडी करूँगा, उसके बाद फुल फ्लेज प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। हालांकि मैंने तो प्रैक्टिस शुरू तो तभी कर दी थी आफ्टर लॉ क्वालिफाई करने के बाद ही, लेकिन लगता था कि हाँ कुछ टाइम पीएचडी वगैरह में हो जाएंगे। वो एक अलग कहानी है कि यहाँ पीएचडी में जो संघर्ष होते हैं, जिस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं, वो मैंने करने से मना कर दिया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं फुल फ्लेज प्रैक्टिस में शुरू। आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी बराबर आप शेयर करते रहते हैं। तो आज के दौर में ये जो सोशल मीडिया पर भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया फेसबुक पे, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी पर, आज के समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इनका? देखिए, मैं तो, आपने जो कहा कि मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया को बहुत ही नॉन सीरियसली लेता हूँ। अच्छा। और मेरे ख्याल से आप जिक्र करना चाह रहे हैं फेसबुक का, जहाँ मैं थोड़ा बहुत एक्टिव भी होता हूँ, तो वो उसको मैं बहुत ही नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म लेता हूँ। और जो लोग इसको देख रहे हैं या आगे बात समझें, वो मेरा काम नहीं है। जब भी फ्री हुए कुछ भी लिख दिया और चल दिए, लेकिन कोशिश रहती है कि एक सरकास्टिक वे में या किसी एक उसमें लंबा पोस्ट और वो सब लिखने का उतना फुर्सत नहीं होती है, तो इसमें लिख दिया और मैसेज चला जाए। हाँ, वो आप जो छोटी चीज़ें लिखते हैं वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको व्यंग बोलते हैं हम, जिस पे आप राजनीति पे और आप सामाजिक मुद्दों पर जो आप लिखते रहते हैं, तो थोड़ा-सा वो कहाँ से आता है फोर्स कॉन्सेप्ट? किया ना मैंने। तो खैर इंजीनियरिंग ढंग से नहीं कही तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब तो बात है। खैर तो उसको बहुत नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म की तरह से मैं तो कम से कम उसको लेता हूँ, कुछ बहुत बहुत गंभीर नहीं, गंभीरता से उसको लेता नहीं। हाँ। और सोशल मीडिया पे एक अजीब तरह के लोगों में एक एडिक्शन है और उससे उनकी लाइफ बहुत अलग तरह से प्रभावित होते हुए मैंने देखी लोगों की। कई अच्छे दायरे में समझ सकते हैं, कुछ अलग भी। इसके अलावा उससे एक एंजाइटी जो उपस्थिति, उससे भी लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा है। मैं इस सब चीज़ से मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, कम से कम व्यक्तिगत तौर पर। और जो चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई बहुत फर्क नहीं। अब आपका सवाल है कि जो फेक न्यूज़ और उसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो चलेगा।
क्योंकि उसको एक सिस्टमेटिक सपोर्ट है। अच्छा। और फेक न्यूज़ या इस तरह का जो भी अगर कंटेंट अगर आप उसको रोकना चाहें और नहीं रुके, तो ऐसे बात को इस बात से मैं कम से कम तवज्जो नहीं रखता हूँ। अगर आप उसको रोकना चाहेंगे, कर्व करना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई या कुछ मतलब सरकारी तंत्र के द्वारा इसको रोका जा सकता है? नहीं, आप बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन सरकारी तंत्र खुद सपोर्ट कर रहा है। सरकारी तंत्र अगर खुद सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको क्या लगता है आपके जो मीडिया चैनल्स हैं सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा फेक न्यूज़ कौन चला रहा है आज की डेट में? जो जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स आप बोलते हैं, सबसे ज्यादा फेक न्यूज़ स्प्रेडर तो वही है। फेक न्यूज़ स्प्रेडर हो सकते हैं या फिर उसके एक्सप्लेनर हो सकते हैं। जो न्यूज़ चल रही है या कोई चीज़ अनजस्टिफाइड चीज़ है, उसको जस्टिफाई करने का काम वो लोग कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं। आपके यहाँ एंकर जो बैठे हुए हैं, बेसिक उनको नॉलेज नहीं है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे ज़ीरो है, और वो शाम को आके 9 बजे 8 बजे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, प्रवचन देना। तो उस चीज़ पर जब कंट्रोल नहीं है, दुनिया भर की गाइडलाइंस है मीडिया की, आपकी प्रेस काउंसिल की हैं, और तमाम गाइडलाइंस हैं। कौन सी गाइडलाइन फॉलो होती है? एक दो जगह पे जहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी या जो लोग परेशान थे या इससे जो पीड़ित थे, वो लोग गए, तब जाके वहाँ पे ऑफ एयर करने के कहीं कहीं पे आदेश आए या माफीनामा चलाने के आदेश आए। तो वो तो सिस्टमैटिक सपोर्ट है। बाकी लीगल प्रोविजंस हैं, आईपीसी में प्रोविजन है, सेक्शन 505 है फॉर दैट मैटर, आईटी एक्ट में प्रोविजंस है। लेकिन उसको रोकने की बजाय आप इसको दो तरह समझिए ना, कि फेक न्यूज़ आपका इंटेंट क्या है? आपको रोकना फेक न्यूज़ है, लेकिन आप बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकना शुरू कर देते हैं। जो आपके अगेंस्ट में लिख रहा है, आप उसको बंद कराने लगते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। फेक न्यूज़ की वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं बिल्कुल है, कभी-कभी। माहौल बना दिया जाता है इस तरह से। अब तो इस देश में हम लोग देख रहे हैं कि लिंचिंग हो रही है। किसी को भी रिलीजियस एक कमेंट करना शुरू कर दीजिए, माहौल बना दीजिए, आप चला रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप कुछ भी करते रहिए। आप कैसे क्या करोगे? जब तक इस पे कोई अगर एक्शन होगा, कोई चीज़ पे अगर कर्व करने की दिशा में एक कोई कदम उठाया जाता हुआ प्रतीत होगा, दिखेगा, तो लोग उसमें डरेंगे करने से। कोई चीज़ सोचेंगे कि हाँ, नहीं, ये चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें काम करना चाहिए। लेकिन वो सब कुछ नहीं है। हाँ, जैसे मॉब लिंचिंग चल रही है, वो धर्म के नाम पे चीज़ें चल रही हैं, और कहीं-कहीं फिर इसमें ज़मीन का भी मुद्दा जुड़ता है कि कुछ ज़मीन को भी लेके, धार्मिक ज़मीन और सरकारी ज़मीन और इन चीज़ों को लेके भी कुछ मुद्दे जुड़ते हैं। जैसे एक मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप कानून की वकालत भी करते हैं, तो एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, ये जो लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार, इसमें क्या होता है कि अगर किसी ज़मीन पे कोई केस कर दे, तो वो 8 से 10 साल वो खिंच जाता है मैटर। नहीं, तो इसमें कुछ जल्दी समाधान नहीं होता है क्या? देखिए, भूमि सुधार एक अलग मामला है। भूमि सुधार जिस 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 लिए वो टर्म यूज किया जाता है, वो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है, जब आप जनरली बता दे रहा हूँ मैं आपको, वो लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, जो इसको हम लोग लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। जो बात आप कहना चाह रहे हैं, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जो जमीन के मामले होते हैं, जो हाँ, सिविल मामले होते विवादित हैं, मामले होते हैं। विवादित मामले, जमीन पे कब्जे के हो गए या किसी का और टाइटल सूट हो गया, ये सब लंबे क्यों खींचते हैं? सिविल प्रोसीजर में हमारे यहाँ कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत भी है, हालांकि समय समय पे हुए भी हैं। उसमें एक बैठ के एक चिंतन मनन किया जाए। हमारे 1908 का भी प्रोसीजर कोड फॉलो होता है। अच्छा। सिविल प्रोसीजर कोड इसको हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू पूरा सिविल मुकदमे जितने भी होते हैं, उसी के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए होते हैं ट्रायल। उसमें कुछ बुनियादी बदलाव लाए जा सकते हैं, और उसके लिए ये कोई इस पर कोई स्वीपिंग रिमार्क्स मैं भी इस तरह इसलिए नहीं देना चाहूँगा कि ये बहुत ही डिस्कशन और डेलिब्रेशन का मामला है। इस पर कमेटी बैठे, सोचे कि क्यों एडजर्नमेंट्स हो रहे हैं या क्यों डिले हो रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं, उन पर बैठ के पूरा एक स्टेक होल्डर्स बैठ के जब बात करें, चर्चा करें, तब जाके कोई नतीजा निकल सकता है। स्वीपिंग रिमार्क इस पर कोई नहीं दे सकता कि ये कर दे, क्योंकि आपके दोनों पार्टी को एक, हमारे कोर्ट का सिस्टम ये है कि दोनों को राइट्स, जो भी पार्टीज हैं उनके इक्वल राइट हैं। बिना सुने हुए आप किसी भी पक्ष को गलत है सही नहीं ठहरा सकते हो। अगर मैं ऐसे कह दूं इंस्टेंट जस्टिस वाला मामला, यानी साहब कोर्ट को सुनते ही दिख रहा है ऐसा है वैसा है, तुरंत फैसला कर दे, कोर्ट ऐसा भी नहीं कर सकता। कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी पूरी देगा। ये ड्यूटी है कोर्ट की भी, और जो लिटिगेंट है या जो पार्टी है उसका राइट है। कभी-कभी ये मुद्दे जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले जाते हैं। बिल्कुल चले जाते हैं, 3-3 पीढ़ी चले जाते हैं, और उसके लीगल एयर्स उसको करते रहते हैं। बात बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन। एक सवाल मेरा आपसे ऐसा है
रेप जैसे जघन्य अपराध में एसएचओ या थानेदार एफआईआर लिखने से कतराते हैं, वो जल्दी एफआईआर नहीं लिखना चाहते। तो क्या कोई लैंडमार्क जजमेंट है जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सके? देखिए, हमारे एफआईआर लिखने के मैं आपको स्टेज वाइज समझा देता हूँ कैसे एफआईआर होती है। केसेस दो तरह की, लार्जली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, इसके थ्रू एफआईआर होती है, वो सेक्शन 154 सीआरपीसी के में होती है। अगर पहले का जो सिस्टम था वो मैं बता दे रहा हूँ, हमारा सीआरपीसी फॉलो करता है। उसके बाद में अगर आप अग्रीव्ड हैं या आपकी वो रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है, तो आप जाके जिले के कप्तान से, एसपी से मिलके आप एक अपनी चिट्ठी है वो देके उनके थ्रू डाल देते हैं। तब भी नहीं हो रही है तो आप जाके जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने अपना शिकायत पत्र दें, तो उनके आदेश पर एफआईआर हो जाती है। इस मामले में इस समय बहुत दिक्कतें होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के केस में ये रूलिंग दी कि अगर इंफॉर्मेशन जो भी आपको दी जा रही है, अगर वो प्राइमा फेसी डिस्क्लोज करती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो यू हैव टू रजिस्टर द एफआईआर। मतलब ये पुलिस की ड्यूटी है रजिस्टर करना एफआईआर, पुलिस मना नहीं कर सकती, सिर्फ 5 एक्सेप्शन है उसके। उसको छोड़ के जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं साहब, थानों में क्या होता है कि गए कि हम पहले जांच करेंगे तब बताएंगे, ये कोई राइट नहीं है। एफआईआर करना उसकी ड्यूटी है, अगर वो नहीं करते हैं तो आप मजिस्ट्रेट वगैरह वाले ये सब आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जाके उनकी शिकायत आप इवन कंटेम्प्ट के लिए भी इनकी जा सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको ये बिल्कुल मजाक में या हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनको लिखना ही लिखना, बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है। एक सवाल और आपसे है कि जब कोई बड़ा नेता या कोई अधिकारी होता है और उसका कोई केस या कोई मैटर होता है, तो कभी कभी रात में भी बेंच बैठा दी जाती है और सुनवाई के लिए अदालत खोल दी जाती है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, कोई आम जनता है, तो उसके एक छोटे से केस को सुलझाने में 10-12 साल लग जाते हैं। इतना अंतर क्यों होता है? जो बेंच बिठाने वाला बात है वो लार्जली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही इस तरह की बात है जो आपका मैं सवाल समझ पा रहा हूँ। देखिए, लिस्टिंग एक हमारे एक काम होता है। लिस्टिंग का मतलब है जो केस फाइल हुआ वो लिस्ट कैसे होगा, उसका एक प्रोसीजर है, और उस पर एक स्ट्रिक्ट एक लाइन बनी हुई है। ये रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, सपोज, या हर हाई कोर्ट के अपने रूल होते हैं कि कोई केस फाइल होगा, रजिस्ट्री में फाइल होता है, फाइल होने के बाद में वो फला बेंच के पास जाएगा। अगर नहीं होता है, अर्जेंट बेसिस है, तो हर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने और हाई कोर्ट में जो उनके चीफ जस्टिस होते हैं उनके सामने मेंशनिंग होती है, इसको अर्जेंट मेंशनिंग बोलते हैं, और उसके दम पे वो अलाउ करते हैं। लेकिन ये लिस्टिंग का जो प्रोसीजर है, इस सब पे कई सवाल उठते रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने दुष्यंत दवे, उन्होंने इस पे सवाल उठाए, शायद प्रशांत भूषण जी ने भी कुछ सवाल उठाए। तो ये एक कंटेस्टेड इशू है और इसको मुझे लगता है कि रिजॉल्व किया जाएगा। आप यूसीसी को आप किस नजरिए से देखते हैं? हल्द्वानी में जो घटना हुई, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर इसको कानूनी तौर पर एक्सप्लेन करना हो, जो लोगों को सरल भाषा में इस यूसीसी को समझाया जा सके। देखिए, यूसीसी एक बहुत ही ऐसा इशू है कि रिलीजन इस देश में कहीं भी होगा वो बहुत ही व्यक्तिगत मामला होता है, और इंडिया जैसी कंट्री है जो इतनी डाइवर्स कंट्री है, जिसमें तमाम तरह के अलग अलग, इससे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री कोई दुनिया में नहीं, जहाँ पे हर कुछ किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, कुछ किलोमीटर और आगे चलेंगे तो भाषा बदल जाती है, लोगों की खान पीन अलग है, कपड़े पहनावे अलग हैं, त्योहार अलग अलग बनते हैं, कल्चर अलग अलग है। पूरा हर प्रदेश का लगभग अपना अलग कल्चर होता है। कहावत है कि एक कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बांध। तो इस तरह के देश को आप डंडे से नहीं हक सकते। आप बोलेंगे साहब आज हमने ये तय किया है कि ऐसा होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। यूसीसी का लाने का प्रावधान जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसमें दिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं, कि भारत का राज्य प्रयास करेगा कि यूसीसी लागू हो। लेकिन यूसीसी ऐसे आप किस तरह से लागू करेंगे? एक पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू आप लागू करना चाहते हैं तो आप वैसा बताइए, फिर तो आप विवाद से बच ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आपका मतलब ही मकसद ही ये है कि हम ऐसा एक चीज लेके आएंगे जिससे विवाद पैदा हो, जिसके बाद में पोलराइजेशन शुरू हो, तो
तो कोई इस चीज को नहीं रख सकता है। सिविल सोसाइटी का अपना एक लिमिटेड स्कोप है, वो जाके थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेगी, लेकिन स्टेट अगर खुद से अगर ये सोचने के लिए बैठ जाए कि इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि पोलराइजेशन हो, तो आप क्या कैसे रोकोगे? तो यूसीसी पे मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस तरह के मुद्दे हैं जिन पे बहुत डिबेट, डिस्कशन और एक डायलॉग की जरूरत है। अलग अलग रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको आप बोलिए कि आप धीरे धीरे अपने जो प्रैक्टिसेस हैं जो ऐसी लगती हैं कि सपोज किसी रिलीजन में कोई प्रैक्टिस ऐसी है जो एंटी वीमेन है, तो उसको वो अपनी तरफ से अगर ऐसी बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की प्रैक्टिस है, बहुत ही ऑपरेसिव है, तो स्टेट को अपना इंटरफेरेंस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन जहाँ पे सुधार हो सकता है कि ठीक है, एक रिलीजियस एक पर्सपेक्टिव से भी सुधार हो सकता है। सपोज मैं नास्तिक हूँ या मैं नहीं धर्म मानता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया नहीं मानती, देश नहीं मान सकता या आप नहीं मानते, आपकी आपका राइट है ना अपना, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट है ना कि अपना रिलीजन प्रोफेस करना। आप मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? तो आपको ये समझना पड़ेगा हर व्यक्ति का अपना अलग मिजाज है, वो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो उसको किस तरह से अपने धर्म को प्रोफेस करना चाहता है। मैं चाहता हूँ मैं करूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मैं नहीं करूँ, मेरी अपना राइट है। तो इसमें बहुत डायलॉग, डिस्कशन, बिठाल के लोगों को समझाया जाए, बात की जाए कि ये चेंज किया जाए। अलग अलग अब आप आदिवासियों पे आप कैसे करोगे? करके दिखाइए, आदिवासी करिए। यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ना, तो यूनिफॉर्म मीन दैट शुड बी यूनिफॉर्म ओवर द अक्रॉस द कंट्री। आप करिए, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? आप उसका जवाब नहीं देते मिलेगा। प्रॉपर्टी राइट्स पे आप बात करो, क्यों नहीं करोगे? क्या क्या चीज है? यूसीसी का मतलब सिर्फ वो 4 शादी वाला मामला नहीं है सर, वहां तक है। आप इनहेरिटेंस के राइट्स पे भी आओगे ना, प्रॉपर्टी राइट्स पे भी आप बात करोगे ना, आप पूरा करो ना इस चीज को। फिर तो पूरा आप जो पर्सनल लॉज हैं पूरी तरह से खत्म होंगे ना, फैमिली लॉज पूरी तरह से चेंज होंगे ना। तो इतना इतना आसान ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको झटके में आपने कर दिया जाए। सेंसिटिव मामला है, मैं कह रहा हूँ आप यूसीसी लागू करना है बिल्कुल करो, लेकिन आप उसमें पहले डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट शुरू करो। स्टेक होल्डर्स को लेके आओ, पार्लियामेंट में बहस हो, कुछ इनके सजेशन लिए जाए, कुछ उनके लिए जाए। और इस तरह के चेंजेस इंस्टेंट चेंजेस नहीं होते हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक समय लगता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बीतता जाएगा, उसके बाद आएगा और होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग यूसीसी पे बात कर रहे थे अभी, यहीं से एक सवाल और मेरे मन में आता है कि ये जो धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, इसको किस परिदृश्य में देखा जाना चाहिए? लोगों को इस हम कैसे बताएं कि क्या राजनीति का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, क्या धार्मिक मसले हैं? इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये बहस बहुत पुरानी है और लगभग यूरोपियन उसमें पर्सपेक्टिव देखा, स्टेट और चर्च को अलग अलग किया गया। जहाँ से मानना शुरू, वहाँ से स्टेट और चर्च अलग होने चाहिए। चर्च मतलब वो रिलीजन से बात होती है, तो वहाँ से शुरुआत होती थी। इंडिया में भी बहुत टाइम से रही, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, हमारे संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने उस समय पर बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई और इस देश को एक सेक्युलर नेशन बनाया। और उन लोगों ने ये सब बहसें बहुत सेटल्ड बहस है। आप संविधान सभा की जब बहस पढ़ेंगे ना, तो आज के जो कई सवाल ऐसे हमारे दिमाग में उठते हैं, उन सब में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको उन बहसों में मिल जाते हैं। मसलन ईडब्ल्यूएस का मामला आता है, तो ये आज जो आर्थिक आधार पर आरक्षण वगैरह का ये सब जो हुआ, वो सब बहस पूरी पूरी सेटल्ड डिबेट थी। इसी तरह से जो रिलीजन वाला मामला है, ये भी एक सेटल्ड एक मामला था कि ठीक है, स्टेट अपना काम करेगा, रिलीजन अपना काम करे, वो अपना लोगों का पर्सनल राइट अलग चलता रहे। यहाँ अपने स्टेट का काम होगा, रिलीजन में इंटरफेरेंस करना का काम नहीं होगा, या रिलीजन के साथ में एक एमलगेशन करके कुछ एक राजनीति वो नहीं बनाई जाएगी। ये एक तय हमारा एक कार्यक्रम था, तो अभी नहीं फॉलो होता। अभी धर्म और राजनीति को एक साथ मिक्स किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखें हम, तो इस पे क्या मतलब किया जा सकता है, या इस पे लोगों को कैसे बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, या लोगों को धर्म की चीज़ों को जानना, या राजनीति क्या चाह रही है, राजनीति कर क्या रही है, या राजनीति को करना क्या चाहिए, इसको किस नज़रिए से एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसमें एक लोहिया का कोट था, मुझे याद आ रहा है, राजनीति दीर्घकालीन धर्म है और धर्म अल्पकालीन राजनीति। तो लोहिया ने बड़ी मौजूद बात कही। अब आप
आपको कायदे से ये होना चाहिए कि भाई आप अपने धार्मिक आपकी स्वतंत्रता है, आप उसको करो जाके। लेकिन जब सुप्रीम लीडर खुद कहने लगे कि हम कपड़ों से पहचानते हैं, उनको देखने में समझ में आने लगा, तो आप क्या कीजिएगा? सिविल सोसाइटी मेरे आपके जैसे या कोई और लोग हैं या जो इस चीज़ को कहेंगे जाके, एक हमारी एक लिमिटेड स्कोप है ना, हम कितने लोग से हम ये बात कह सकते हैं कि आप अपनी धार्मिक इससे पहले क्या धार्मिक काम नहीं होते थे? लोग मंदिर मस्जिद नहीं जाते थे क्या? फसाद होते थे, दिक्कतें होती थी, टेंशन होती थी, लेकिन इस तरह का जो अभी विद्रूप रूप चल रहा है, ये तो पहले कभी नहीं देखा था। ये तो अभी एक अजीब तरह का एक सिस्टम चल रहा है ना, कि आप अगर मैं बोल दूं जाके मैं नहीं मानता हूँ, तो पता नहीं किस चौराहे पे जाके पकड़ के लिंच करना शुरू कर दूं। मैं देख रहा हूँ कि भाई एक सोसाइटी है, उसमें बैठा हुआ, अभी मेरे पास एक केस आया, यही एनसीआर का एक सोसाइटी है, उसमें लोगों ने जाके एकदम से रात में किसने क्या रखा है, गड्ढा वड्ढा खोद के पार्क के अंदर कुछ रख दिया जाके, और उसका अपना सिस्टम शुरू कर दिया। अब वहाँ के लोग परेशान है, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही, बोलेंगे डर रहे हैं। बाद में जाके वहाँ पे अथॉरिटीज को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके मामला सुलझा। तो आप अपना एक इबादत गाह, आपका पूजा घर या जो कुछ भी, आप उसको अपना प्रैक्टिस अपना कीजिए, आपका राइट है, लेकिन राजनीति में उसको मत घालमिल मत करिए, वो बड़ा खतरनाक है। जिन देशों ने ये किया है वो बर्बाद हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, कोई नई चीज आप नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें हो चुकी हैं, बस हमारे यहाँ का रूप बड़ा विद्रूप है, बस इतना है। मौजूदा दौर में बाबा शब्द का बड़ा प्रचलन है। तो अभी हाल फिलहाल में आप खैर सुप्रीम कोर्ट में आपने बहुत सारे केस लड़े, अभी हाल फिलहाल में आपने भी एक केस लड़ा जिसपे फ्रीडम के ऊपर कुछ बाबा हैं, एक नाम तो नहीं लूंगा मैं, लोगों को पता चल ही जाएगा खैर आपका अकाउंट देख के, उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे। क्या था वो मसला? किस बात, थोड़ा आप खुल के बोलिए ना, तब मैं बोलूंगा। जैसे एक मैटर था आपका सुप्रीम कोर्ट में कि आप राम रहीम जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला था। एक सिविल सूट फाइल किया हुआ था एक पत्रकार के खिलाफ उन्होंने, उसमें मैंने डिफेंड किया था जर्नलिस्ट को, ये मामला था। और उसमें डिफेमेशन सूट था, एक वीडियो बनाया था तो उस पत्रकार ने, और अपने यूट्यूब चैनल पर उसे प्रसारित किया था। पत्रकार का नाम आप लोग जानते ही होंगे। और वो वीडियो प्रसारित हुआ था यूट्यूब पर, और उसमें उनकी मांग ये थी जो इंटरिम स्टेज पे, कि ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए। खैर वो मामला हमारे फेवर में ना, जज साहब ने उसमें जो ऑर्डर दिया, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो ये था कि आप उस वीडियो में सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लगा के कि फला फला कंटेंट यहाँ से वो सोर्स इसके ये है, कोट किया गया, लगा सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा राजनीति में आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो नहीं मैं राजनीति में एक्टिव नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा सवाल जो है राजनीति कई तरह की होती है, तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मैं नहीं, हाँ, मेन पॉलिटिक्स जिसको कह सकते हैं कि अभी आप नहीं है, लेकिन जो आप कॉलेज के दिनों से जिस आंदोलन में आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं, तो अभी एक मेरा सवाल था कि आज के दौर में ये जो क्षेत्रीय पार्टी है और जो राष्ट्रीय पार्टी है और एक मेन पार्टी है जो अभी सत्ता में है, तो क्षेत्रीय पार्टी और विपक्ष की पार्टियों को, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे क्षेत्रीय हो, आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्या वो उतना सवाल या जवाब या जो भी देश दुनिया में चल रहा है, तो क्या वो सक्षम है उस चीज को उतना रोकने के लिए, या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं विपक्षी पार्टियों की बात करना चाहता हूँ। नहीं, हम तो हमेशा हमारी मांग तो ज़्यादा ही होगी ना, एज ए सिटीजन कोई भी व्यक्ति होगा, हमारी मांग तो हमेशा ज़्यादा ही होगी। हम तो ये कहेंगे आपने ये उठाया, ये क्यों नहीं उठाया, ठीक है। वी आर नॉट एडमायरर्स ऑफ द पॉलिटिशियन, ठीक है। एज ए सिटीजन हम सबकी ड्यूटी होती है कि अपने जिनको भी आप नेता मानते हैं या जिनको वोट करते हैं, या इवन आप वोट नहीं भी करते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों से आपकी मांग ये होनी चाहिए कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मांग करें। सत्ता से आप जब तक मांगेंगे संसाधनों में हिस्सेदारी आपको मिलेगी नहीं। विपक्ष से आपका मसला ये है कि साहब आपने ये मसला उठाया, बहुत अच्छी बात है, इस पर भी बात करिए। तो जितना मजबूत विपक्ष होगा, जितना मजबूती से वो सवाल उठाएगा, उतना ही डेमोक्रेसी मजबूत होगी। सवाल विपक्षी लीडर्स ने तमाम मुद्दों पे बड़े अच्छे तरीके से किया, लेकिन अब हाउस नहीं चलने दे रहे हैं।
यहाँ उल्टा अजीब निजाम आ गया है कि सत्ता पक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा है। तो अब ऐसे में आप क्या ही कीजिए सर। एक नेता यात्रा निकाल रहे हैं। आज मैंने सुना कल बिहार में भी वहाँ के प्रमुख विपक्षी दल है जो वहाँ पे उन्होंने यात्रा शुरू करी है। तो पॉलिटिकल लीडर्स अपना काम कर रहे हैं, देखते क्या होता है। एक जो राजनेता है आज के दौर में, ये जब चुनाव लड़ते हैं तो किसी और पार्टी के सिंबल से लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो ऐसे क्या ये लोग जो इनकी जनता जिन्होंने इनको चुना है उनके साथ ये धोखा नहीं कर रहे? जनता खुद भी जिम्मेदार है ना इसमें। बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के मैं कहूँगा इसमें वो तो धोखा है ही है। बिल्कुल एक आपके साथ में दगेबाजी है, लेकिन जनता खुद भी करेगी ना। वो अभी पार्टी ज्वाइन करके आएगा। अभी आप अगर नंबर ऑफ वो देखेंगे बीजेपी में कम से कम 150 से ऊपर कांग्रेस के एमपी आज की डेट में शामिल हुए। अगर 10-11 के बाद से जो एमपी बने, 9 के बाद जो एमपी बने उन सब में देने मिलेगा। 9 के बाद या पहले रहे हो, करीबन जो एक नंबर बताते हैं 150 से ऊपर का है। वो पार्टी इधर चेंज करें वो जीत जाते हैं। एमपी में क्या हुआ, एमएलए दोबारा चुन के आए, सरकार गिरी, चुनाव हुए, एमएलए दोबारा जीत गए। क्यों वोट दे दिया सरकार ने, जनता ने? उनके लिए इंडिविजुअल मैटर कर रहा है, या जिन संसाधनों के दम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव एक तो इतना महंगा हो गया, इतनी महंगी प्रक्रिया होती है। कौन सा सामान्य व्यक्ति आज की डेट में चुनाव लड़ सकता है, मुझे आप ये बताइए। सामान्य व्यक्ति चुनाव तो बहुत महंगा सोच नहीं सकता। वो पंचायत का चुनाव नहीं सोच सकता, आप छोड़ दीजिए, कितना महंगा चुनाव है। विधानसभा, लोकसभा तो खैर कोई दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोच सकता है। विधानसभा का चुनाव अभी कोई इंडिपेंडेंटली लड़ सकता है? लगभग असंभव है, लगभग। कुछ पार्टियों को छोड़ दीजिए, उनका अभी कल्चर तब भी थोड़ा सा इस मामले में ठीक है, बाकी तो बोलो आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो जब पार्टी अब वो इतना संसाधन खर्च करके पैसा लगा के आ रहा है, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि वो पैसा निकालेगा कैसे भी करके। और वो निकालेगा कैसे, या तो वो दूसरी पार्टी से बार्गेन करके अपना समझौता करेगा, या फिर वो जो ठेका पट्टा संसाधन जो हमारे यहाँ जो होता है, जिस तरह की चोरी होती है, वो करेगा। तो जनता को खुद सोचना चाहिए। इस तरह के जो दलबंधु लोग हैं, या इस तरह के कोई बिना कोई कोजेंट रीजन नहीं है, एक समझ में आता है कि बहुत बड़ा एक रीजन हुआ है, कोई पार्टी, आप सपोज मैं एक्स पार्टी का मेंबर हूँ, इससे एमएलए चुन के आया हूँ, और मेरी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन ले रही है, तो मुझे मेरा उस पार्टी से रिजाइन करना एक समझ में आता है, उस पार्टी को छोड़ना समझ में आता है कि हाँ ये हुआ है। लेकिन पार्टी छोड़िए, आप दूसरी पार्टी के साथ में अलाइन कर जा रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? तो अभी इसी दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं और कह रहे हैं, मीडिया पे बयान भी दे रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम एमपी बनेंगे, हम संसद जाएंगे। पर उनसे जब ये पूछा जा रहा है कि आपका मुद्दा क्या है, आप विकास क्या करेंगे अपने यहाँ, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। ऐसे राजनेताओं पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो बड़ा वो है ना कि कई राजनेता ऐसे भी रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, अभी उनके इंटरव्यूज वगैरह देखें आप, क्या आपने क्या किया कि बहुत विकास किया है, क्या किया विकास, बस वो याद नहीं है। इतना विकास कर दिया कि याद ही नहीं है। तो अब ये है, अब ये क्या विकास करने वाले इसका हमको पता नहीं है, लेकिन विकास करेंगे, इतना आपसे कह दे रहा हूँ। तो जनता को सोचना चाहिए ना। और वो भी जो भी जिनका भी अपना, अगर वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लेंगे 2-4 लाख वोट ले आएंगे, भले जीते ना जीते, वो एक अलग बात हो सकता है, जीत भी जाए। तो ये तो वीडियो देखने वालों को सोचना चाहिए ना कि आप कैसा लीडर चुन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, चलिए एक तो जनता के लिए ये चीज़ें होंगी कि वो अब कैसे लीडर चुन रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग संसद में पहुंच रहे हैं तो फिर जो देश का सामाजिक परिदृश्य है, एजुकेशन है, धर्म है, और भी जो चीज़ें हैं, इसमें कितना परिवर्तन होगा? क्या वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? मेरे को जब पता ही नहीं है तो क्या बोलेगा व्यक्ति। पार्लियामेंट बहुत सीरियस फोरम है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे पहला फोरम है ये देश का, जहाँ से पूरी देश की नीतियां तय होनी है। क्या होने वाला है अगले 5 साल में, क्या चीज़ें बदलेंगी, किस तरह से सुधार होना चाहिए, क्या एजुकेशन पॉलिसी होगी, क्या हेल्थ पॉलिसी होगी, क्या आपकी बैंकिंग नीति होगी, क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, कहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या आपका रोडवेज में क्या चीज़ें बदलाव होंगी, क्या आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, क्या आपकी पोर्ट्स में क्या होना है, ये सब तय पार्लियामेंट से ही होना है। बहसें होंगी, कैबिनेट के पास पावर है उसको एग्जीक्यूट करने की, लेकिन कानून तो संसद से ही बनेगा।
अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ABCD नहीं पता है, आप क्या बजट पे बात करेंगे? आपको कॉमर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, आप क्या व्यापार पे बात करेंगे जाके वहाँ पे? आपको, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा ही होना सब कुछ जरूरी है, लेकिन एक सेंस होना। आपके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, इस देश में ऐसे राजनेता रहे हैं, कामराज जैसे नेता भी हुए, फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं थी, लेकिन उनका विजन था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिग्रीधारी होना चाहिए, जरूरी है, नहीं हो डिग्री कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, आपको समाज की समझ होनी चाहिए, आपको पॉलिटी की समझ होनी चाहिए, आपको मुद्दों की समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज रिजाइन कीजिए। क्योंकि ये केवल एक क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। हाँ, यहाँ तो बाबूशाही चल रही है, बाबू लोग चला रहे हैं सरकारें। क्या देख रहे हैं कि बिहार में मैं देख रहा था कि एक अधिकारी, मतलब वो मिनिस्टर की नहीं सुन रहा है, वो अपने हिसाब से डिपार्टमेंट चला रहा है। यहाँ पे आप चल लीजिए, कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें मिनिस्टर को हवा नहीं है, पता नहीं है कुछ भी, पोर्टफोलियो मिल गया है लेकिन डिपार्टमेंट चलाना नहीं आता। तो बाबू चलाएंगे तो क्या होगा? अभी हम लोग विपक्ष की बात कर रहे थे। मैं बहुत लगभग लंबे समय से देख रहा हूँ कि ईवीएम पर बार बार आरोप लगाया जाता है। तो क्या ईवीएम पे अगर इतना आरोप लग रहा है, अभी हाल फिलहाल में हमने चंडीगढ़ का वो इलेक्शन भी देखा, मेयर वाला जो था, तो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, खैर सुप्रीम कोर्ट ही माने क्योंकि अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी कमेटी नहीं बना सकती जिसमें कुछ फॉरेन के भी लोग हों, टेक्नीशियन हो, जो ईवीएम की जांच करवाई जा सके? या ये क्या मसला, ये सच में आरोप लगाया जाता तो वो सच है या झूठ है? ईवीएम को हैक किया जा सकता है? मेरा मानना ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं है कि जो भी 100% सिक्योर्ड नाम की कोई डिवाइस, मेरी समझ कहती है, जो मेरी इंजीनियरिंग की समझ और जो मेरी थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज है, मैं इसको ये नहीं कह रहा अथॉरिटेटिव नॉलेज है मेरी, लेकिन जो मेरी समझ है उसके हिसाब से ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो नहीं की जा सकती है। पहली चीज, ईवीएम हैक है या नहीं है इस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन हो सकता है ईवीएम बिल्कुल भी टेम्पर्ड नहीं हो, बिल्कुल भी हैक्ड नहीं हो, कुछ नहीं, एकदम सही तरह से काम कर रही है, मान के चलिए ये। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टीज हैं, उनके मन में संशय है। डेमोक्रेसी में अगर किसी भी तरह का शक है, उसकी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर अगर सवाल उठ रहा है, तो फिर कैसी डेमोक्रेसी? जो स्टेक होल्डर की, जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे यही विश्वास नहीं है कि ये जो प्रक्रिया फॉलो होने वाली है, हमारे कहते हैं ना, न्याय होना जरूरी नहीं है, न्याय होता दिखना, प्रतीत होना भी जरूरी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि हो सकता है सही है प्रोसेस, हो बिल्कुल है, लेकिन इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, वो पारदर्शी होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि नहीं एकदम जो इलेक्शन हो रहा है इसमें कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं है, ये एकदम इस पर मत सबका एकदम मजबूत होना चाहिए। पहले पुराने जब इस यूपीए के दौर में या उससे पहले यूपीए के दौर में बीजेपी के तमाम लीडर्स ने सवाल उठाए, शायद एल के अडवाणी साहब ने या वो इनके एक स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने तो एक डेमोक्रेसी एट रिस्क लिख के एक पूरी एक किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर। अब आज ये जो विपक्ष, मौजूदा विपक्ष है, वो सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्यवस्था दी थी वीवीपैट की। आप लोग जानते हो कि एक वीवीपैट एक मशीन हो गई, उसमें से एक पर्ची निकलेगी और उसमें आप देख सकते हैं कि अपना वोट कितना हुआ है, किसको दिया है, किसको दिया है। उसमें यह किया गया था कि किसी जगह पे होगा तो शायद 5 उनकी काउंटिंग करा दी जाएगी। लेकिन मेरा इसमें बस एक यही कंसर्न है कि अगर वोट पड़ रहे हैं और वो वीवीपैट से पर्चियां निकल के रिकॉर्ड भी हो रही हैं, तो दोनों गिन लीजिए, क्या दिक्कत है? दोनों गिन लीजिए, क्या दिक्कत है? कई जगहों पे क्योंकि मसले ऐसे उठे हैं कि जितना लोगों ने आरोप लगाया कि जितना टोटल वोट है उससे ज्यादा वोट पूल हो गया है। हाँ, वोट जितने मतदाता हैं उससे ज्यादा मतदान हुआ। एक हाईकोर्ट में केस गया था, शायद बदायूं से रिलेटेड था, बाद में विड्रॉ हुआ है, क्या हुआ मैंने उसे फॉलो नहीं किया। तो इस तरह के मामलों से बचने के लिए आपके पास वीवीपैट की रिकॉर्ड है, आप उसे काउंट कर लीजिए जहां पे भी शिकायत होती है। इसमें क्या दिक्कत है? भाई वोट तो पड़ गया, अब तो बैलेट तो लूट नहीं रहा है। जैसे बैलेट के बारे में कहते थे बैलेट लूट लिए जाएंगे या दिक्कत हो जाएंगी, फलना होगा, अब ये होगा। अब तो वोट काउंट पड़ चुका है, ईवीएम में रिकॉर्डेड है, अब वीवीपैट से मैच ही तो करना है। उसमें क्या 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 समस्या क्या है?
तो फिर इस पे बात क्यों नहीं होती है? अगर पता नहीं, मतलब जो भी कई जगह कायदा रिसोर्सेज बहुत होंगे, अरे भाई रिसोर्सेज कितने भी लगे, चुनाव से महत्वपूर्ण कोई चीज है जिससे पूरा बजट डिसाइड होना है, जिससे पूरी नीति और पूरा देश का भविष्य डिसाइड होना है, उसमें अगर आपका और पैसा लग जाएगा, 5,000 10,000 करोड़ अगर आपका खर्च हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, ये बेसिक चीज है। हमारा देश वहीं से चलता है। बड़ा निराशाजनक है। एक सवाल था मेरा आपसे कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, अभी बुलडोजर कल्चर बड़ा फेमस है, तो क्या ये किसके आदेश पे चलता है बुलडोजर? क्या कोर्ट पे इस पे कोई संज्ञान ले सकती है? क्या कोई इस पे कानून बनाया जा सकता है कि बुलडोजर ना चले? क्योंकि किसी का बना बनाया मकान है, उसको 5 मिनट में ध्वस्त कर दिया जाता है। बड़ा 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 डिसअपॉइंटिंग है ये, और ये प्योरली इलीगल है, प्योरली इलीगल है। और लोग जो सेलिब्रेट करते हैं या जिसको मनाते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब उनके घर पे कभी ऐसे आपके ऊपर आरोप लगा, कोर्ट मशीनरी ये किस लिए बैठी हुई है? ये जस्टिस देना या उस पर फैसला करना ये किसी सरकार का या किसी ये इवन किसी कैबिनेट का काम नहीं है कि उस पर आप सजा देंगे। इस काम के लिए कोर्ट्स बैठी, कोर्ट्स बंद कर दीजिए, फिर आप चलाइए सब जगह बुलडोजर, जिसको लग रहा है जिसके ऊपर FIR हुई है कल गोली मारिए सबको, निकालिए आदेश। ऐसे चलेगा सिस्टम? क्यों बनाई गई है CRPC, क्यों बनाई गई है तमाम तरह के प्रोसीजर्स फॉलो करने के लिए? अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर उसको नहीं करना चाहते, कोर्ट्स क्या अब उसमें उसको इलीगलिटी को कई बार जस्टिफाई ऐसे कर दिया कि बैक डेट में आपने नोटिस निकाल दिया। और ये चीज आप सोचिए ना कि जिसके ऊपर कोई सपोज एक आरोप लगा कि इस आदमी कोई दंगे में शामिल है या कुछ है, उसी के घर पे नोटिस निकलता है जाके बाद में। बाकी और जगहों पे पूरे इंक्रोचमेंट हो रखा होता है। यहाँ दिल्ली में आप निकल जाइए, 70% किस व्यक्ति के घर में इंक्रोचमेंट नहीं है, आप जाइए 80% से ज्यादा मकान इंक्रोच मिलेंगे आपको। पूरी यहाँ की सोसाइटीज हैं इंक्रोच जमीन पर बनी हुई है, सबकी गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं जाके। इंक्रोचमेंट अगर आप उस पर ही बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप बात करते हैं? चलाइए सब जगह बुलडोजर, लेकिन किस घर के बाहर आपने नहीं देखा होगा छज्जा नहीं निकला है? बिल्कुल, एक विशेष संप्रदाय को, समुदाय को टारगेट करके। तो बड़ा अजीब अजीब दौर है, अजीब दौर है। कोर्ट्स को इस पे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। तो इस पे क्या कोई एप्लीकेशन या डालेगा कोई व्यक्ति तभी इस पे हो सकता है, या कोर्ट खुद से संज्ञान ले सकता है? कोर्ट हमारे इतनी पावरफुल है कि हमारे कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकते हैं, और कोर्ट्स के पास में बहुत वाइड पावर्स हैं, और उसको संज्ञान लेके कई कई जगहों पे हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स बिल्कुल आंखें मूंदे हुए बैठे हैं, हुआ भी है। लेकिन जिस उस पर होना चाहिए एप्लीकेशन, या वो जब तक आप पहुंचेंगे, जब तक पूरी प्रक्रिया फॉलो होगी, तब तक तो मकान गिर चुका होगा। तो इसमें ये है, इस तरह के जो ऑफिशियल्स हैं जो इस तरह के आदेश कर रहे हैं या इस तरह के जो काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बुलडोजर वाला जो इंस्टेंट जस्टिस वाला ये फॉर्मूला, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डिजास्टरस है। अभी एक दो और बातें चल रही हैं, जैसे जो सरकारें हैं ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती हैं, आपका क्या विचार है इस पे? कौन सी सरकार नहीं करती है, कब नहीं हुआ? अभी ये है कि अब तो खैर इंस्टीट्यूशन नाम की चीज ही नहीं बची है, पूरा कोलैप्स कर गया है सिस्टम। सरकारें तो करती हैं, सरकारें तो बाय नेचर ऑपरेसिव होती हैं। सरकार का तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जब स्कीम आप देखेंगे, जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया, वो क्यों बनाया गया? अगर फंडा आपको राइट क्यों दिए गए? आपके राइट्स, ज्यादातर राइट्स, फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट है। वो क्यों दिए गए आपको राइट? वो इसीलिए आपको राइट दिए गए हैं क्योंकि स्टेट बाय नेचर ऑपरेसिव होता है। ठीक, ये तो पॉलिटिकल साइंस की एक बात हो गई। दूसरी बात कि सरकारों ने किया है नहीं किया उसमें तो उसके तो आपके पास में अभी देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट वाला वो आपने जिक्र किया, कौन था वो? एग्जीक्यूटिव था वो, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, सरकार का पार्ट था वो जो भी एक्शन ले रहा है या कुछ भी कर रहा है उसमें आप मान के चलिए, अगर उसको डिफेंड किया जा रहा है तो गलती किसकी है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या हो जाता ये जो फैसला हुआ है? नहीं। तो बहरहाल बिल्कुल हो रहा है, और अभी तो खैर अति मची हुई है, अति मची हुई। यूनिवर्सिटीज में देखिए क्या हाल है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, सब एजेंसीज क्या अपना काम कर रही है इंडिपेंडेंटली जो करना चाहिए? असेसमेंट किया जाए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किस तरह से काम कर रही है, ED जिसको बोलते हैं, किस तरह से काम कर रही है?
अभी किसान पिछले 2 साल पहले लगभग डेढ़ साल तक वो धरने पर बैठे रहे। तो उनको एक वादा दिया गया कि हम आपकी जो मांग है उसको पूरा करेंगे। दोबारा से फिर क्यों जरूरत पड़ रही है उनको आंदोलन करने की? क्या वो रिटन दस्तावेज उनको दिया नहीं गया, या फिर वो आंदोलन क्यों? जैसे जबकि उनमें उनको खालिस्तानी भी बोला जा रहा है, उनमें वो आंदोलन करते दौरान उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। शेमफुल शेमफुल शेमफुल। किसी भी व्यक्ति को किसी भी उस तरह से जोड़ना, खालिस्तानी, आतंकी, फलाना ढिमाका, ये सब कहना उसकी डिग्निटी को डाउन करता है, और वो व्यक्ति अपनी कम्युनिटी से रिलेट करता है उसको, और ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इस तरह की बातें, इस तरह की बातों को बिल्कुल इसमें सरकार को पूरी तरह से आके लेके, जो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मेरे रिलीजियस आइडेंटिटी को लेके मुझसे कोई व्यक्ति मुझसे खालिस्तानी कह रहा है, कितना गलत बात है, कितना शेमफुल है। बिल्कुल इस पर स्ट्रिक्टली इसको डील करना चाहिए, लेकिन उनको तो बैकिंग मिल रही है, क्या किया जाए? तो उनकी जो मांगे हैं वो उन पर विचार करना चाहिए। वो आंदोलन करने का किसी को शौक नहीं होता, मैं आपको बताऊं। किसी को शौक नहीं है कि वो सर्दी में, गर्मी में, धूप में सड़क पे डंडे खाए, लाइट में गिरे, आंसू गैस के गोले झेले, पीठ पे छर्रे खाए या लाठियां खाए। किसी को शौक नहीं होता है। हर आंदोलन अपनी एक मांग के साथ में आता है। उनकी मांग कितनी मानी जा सकती है, कितनी नहीं मानी जा सकती है, एक बैठ के बात करने का एक तरीका होता है। आपने डायलॉग ही नहीं रख रहे हो। आप सड़क पे वो आ रहे हो, दिल्ली आना, अगर किसी का भाई आंदोलन करना तो आपका राइट है ना। बिल्कुल, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया हुआ है ना। आप आ सकते हो दिल्ली में, आप क्यों नहीं आ सकते हो? क्यों नहीं आया जाएगा दिल्ली में? एक आखिरी सवाल आपसे। लक्ष्मण यादव जी आपके दोस्त हैं, पर जिस कॉलेज में ये 14 साल पढ़ाए, उसी कॉलेज से इनको अनफिट करके बाहर निकाल दिया गया, और उनके जैसे हजारों लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये क्या प्रावधान है कि जो जैसे आप अगर 14 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप नई जगह प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपको ये कह दिया जाए कि आप प्रैक्टिस करने के लायक नहीं है। तो ये वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में उनके साथ ऐसा हुआ। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, या आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि इसकी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, या कितना गलत है, कितना सही है? लक्ष्मण वाला केस की अगर बात करें तो लक्ष्मण को क्यों हटाया गया, ये रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक, पब्लिक में है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव किस तरह के शिक्षक हैं, ये उनके विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है, ठीक है। 14 साल तक अगर वो उस सिस्टम में पढ़ा सकते थे, वो एलिजिबल थे, और 5 मिनट का या 10 मिनट का इंटरव्यू में या 20 मिनट के इंटरव्यू के बाद में कहा गया कि आप वापस लाइक पढ़ाने लायक नहीं है, तो फिर इस सिस्टम को खुद सोचना चाहिए कि 14 साल तक आप ऐसे व्यक्ति से क्यों पढ़वा रहे हो, ठीक। अब मैं इस पे थोड़ा सा ला देता रहा हूँ। पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम तबाह हो चुका है। किस तरह से नौकरियां बांटी जा रही हैं, क्या है वो है, आप जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एक बार घूम के आ जाइए। जो आप सुने वो आप छापते हैं। धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए।